अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें कोई इशू है तो आप उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। कोई इशू है तो मुझे बताएं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहाँ पे हमने उसको अब स्टार्ट करना है। तो उसमें हमारे पास टॉपिक था वो एडजस्टेड रेट था। एडजस्टेड रेट के बारे में हमने उस टाइम डिसाइड किया था कि इन एपिडेमोलॉजी हमारे पास एडजस्टेड रेट जो होता है वो यूज्ड होता है किस हवाले से, किसी चीज़ को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी डिजीज़ के साथ या डेथ को रेट को हम कंसिडर कर रहे होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, उसकी स्पेसिफिक एज में, उसके अदर जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनमें। तो उसको हम देखते हैं हाउ आर एडजस्टेड रेट्स कैलकुलेटेड, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। एज एडजस्टेड रेट हो सकता है। एज एडजस्टेड रेट किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, डिफरेंस मालूम करने के लिए। हेल्थ इवेंट जो रेट्स होते हैं उनको या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एज के हवाले से कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर हमने कहा था कि हम किसी एक सेक्स, फॉर एग्जांपल मेल या फीमेल में किसी में हम देखने के लिए कंसिडर करते थे। इसके हमारे पास यूजेस क्या होते हैं जी। यूजेस होते हैं हमारे पास डिफरेंस इन दी एज कंपोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्रूड रेट्स, या फिर हम हेट्रोजेनिसिटी ऑफ द कंपैरिजन पॉपुलेशन में मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी की दोबारा से डेफिनेशन आई है, क्योंकि हम इसका यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मालूम कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ का रेट मालूम करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी वो मोर्टेलिटी होती है जो हमने कहा था कि हमारे पास वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में हमारे पास उनकी डेथ हो जाती थी, उनको हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी में कहा था। तो अब हम इसका रेट मालूम करने के लिए जो हमारे पास आएगा उसमें फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स इन अ ईयर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ बर्थ्स लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर। उसी साल में कितने लोगों की जो है हमारे पास एज आई, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। किसी भी जो सोसाइटी है उसके ग्रोथ रेट को अगर आपने मालूम करना हो कि वो सोसाइटी ग्रो कर रही है, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी से भी मेजर करते होते हैं कि पॉपुलेशन में हमारे पास क्या चीज़ें मेन सेंसिटिव सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, या क्या चीज़ें हमारे पास इसको मज़ीद बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं। अल्टरनेटिव अप्रोचेस जो होती हैं टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं कि हमारे पास किस तरीके से कोई चीज़ हमारे पास हो रही है उसको हम डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल में मेरी वीडियो नहीं आ रही है आप लोगों को वीडियो आ रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वीडियो हो नहीं रही मेरे से। चले, अगर वीडियो आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो भी हम इससे कुछ हल निकाल लेंगे, कोई बात नहीं आ रही तो आवाज़ तो आ रही होगी। हाउ मैनी मंथ्स एगो डिड द डेथ अकर, हाउ मैनी मंथ्स ऑफ द एज वॉज द चाइल्ड एट डेथ टाइम, हमारे पास कितनी थी। वॉज द चाइल्ड अ बॉय अ गर्ल। उसके अलावा हमारे पास और क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम विद यूजिंग हाउस होल्ड सर्वेज होते हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए हम करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं जो लोग हमारे पास हमारे क्वेश्चंस को, स्पैन ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, उसको जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो लोग इसमें हम उनको कंसिडर करेंगे। या फिर हमारे पास वो बच्चे जो शॉर्टली आफ्टर बर्थ उनकी जो है मे बी लेफ़्ट आउट, वो हमारे पास रह गए हैं। जो हमारे पास पाकिस्तान में तो बहुत कम ऐसा कल्चर है, फॉरेन कंट्री में आप देखते हैं कि कुछ लोग अपने बच्चे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके बारे में भी आप उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। तो वो आपके पास जो ऑर्फनेज सिस्टम होता है उसमें आपके पास नज़र आ रहे होते हैं कि उन बच्चों में एक साल में मरने की रेशो कितनी है, लिस्ट में आ गए ना बच्चे। तो उसके बाद हमारे पास कल्चर रीजन हो सकती हैं। हाँ, उसके अलावा मोर मेल दैन फीमेल डेथ्स होती हैं हमारे पास, मे बी रिपोर्टेड होती हैं।
तो ये भी हमारे पास कुछ जगहों पे ये चीज़ें कॉमन है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैटरनल मोर्टेलिटी वो माएँ जो ड्यूरिंग 1 ईयर हमारे पास बच्चे की डिलीवरी के बाद, डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी हमारे पास या प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास उनकी डेथ हुई है, तो वो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी में आती थी। अब हमने रेट मालूम करना है, तो इसके लिए हम जो है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 10 टू द रेज पावर 10 में हमारे पास ये देखें तो उसको हमारे पास आ जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स फ्रॉम प्लूरल काज इन द गिवन जियोग्राफिक एरिया इन द गिवन ईयर, उसी साल में, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट अकर्ड अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जियोग्राफिक डाटा। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास 3/1000 डेथ्स होती हैं लाइव बर्थ में। उसके अलावा 1500 जो हमारे पास लो इनकम हाई इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनमें कम होती है, और जो हाई इनकम लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनमें हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ्स ज़्यादा होती हैं। ऑड रेशो के बारे में हमने कहा था, ये मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हम 2/2 का टेबल हम लोग एक करते होते हैं। 2/2 का जो टेबल होता है उसको अगर आप कंसीडर करें, देखें, तो 2/2 का टेबल मैं इस वक्त आपको वाइट बोर्ड पे नहीं बना के दिखा सकता, इस वक्त मेरे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल हम इसको मज़ीद में आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ रही होगी, समझ आ जाएगी जब हम 2/2 का टेबल करेंगे। तो उसमें आप देखें, आपको मैं बुक पे बना हुआ दिखाता हूँ, उससे शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। वो मैं इसमें ऐड नहीं कर सका स्लाइड। आई होप कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा 2/2 का टेबल, जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक कॉलम बनाते हैं हम, सेकंड रो डिजीज़ पर्सन, उसमें हम देखते हैं, लिखते हैं ट्रू पॉजिटिव, और नीचे उसके फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारे पास डिजीज़ पर्सन है। उसके बाद हम लिखते हैं नॉर्मल पर्सन, तो उसमें हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव हम उसमें मेंशन करते हैं। तो टोटल हम जब करते हैं उसमें हम A+B और C+D, यानी कि A हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है और B हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव है, C हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है, और ट्रू D जो है वो हमारे पास ट्रू नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम ये ऑड रेशो आप देखेंगे तो हमारे पास ये A, B, C और ये आपको ये सारी चीज़ें ये इसने मेंशन की हुई हैं, इसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अगर आप एक टेबल बनाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑड रेशो। इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑड रेशो में हम देखते हैं कि हमारे पास ऑड ऑफ द इवेंट सेम इन बोथ ग्रुप्स, नो एसोसिएशन, यानी कि अगर ऑड रेशो हमारे पास 1 हो तो हमारे पास एसोसिएशन नहीं है, और अगर हमारे पास ऑड रेशो मोर देन 1 हो तो इसका मतलब है हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, डिजीज्ड पर्सन हमारे पास ज़्यादा हो गए। और अगर हमारे पास ऑड रेशो लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव जो है, फॉल्स पॉजिटिव, वो रेशो ज़्यादा हुई है, यानी कि एसोसिएशन नहीं है, नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो ये एक उसको कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार है जो अगले पेज पे आपको नज़र आएगा। इसमें ये देखें तो ये 2/2 के हवाले से ये टेबल बनाया हुआ है। 2/2 के हवाले से ये जो हमारे पास टेबल आ रहा है, इसमें आप देखें तो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास स्मोकर है, इस में अगर आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, इसके ऊपर हम स्मोकर के ऊपर अगर हम लिखें स्क्रीनिंग रिज़ल्ट, तो स्मोकर की जगह पे हम लिखें पॉजिटिव और नॉन स्मोकर की जगह पे हम नेगेटिव लिखें। ए हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास सी आ गया है, सी हमारे पास क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव। लंग कैंसर की जगह पे हमारे पास डिजीज्ड पर्सन आ रहा है। अगर हम लंग कैंसर नो नहीं है लंग कैंसर, तो नो उसकी जगह पे हमारे पास नॉर्मल पर्सन, यानी कि उनमें नहीं है तो वो नेगेटिव हो गया ना, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, बी हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि वो लोग जिनमें हमारे पास डिजीज़ है ही नहीं, और डी हमारे पास वो लोग
ट्रू नेगेटिव, यानी कि जिनमें डिजीज़ होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये इस तरीके से हम इसे हम 2/2 का टेबल बोलते हैं, और ये इस तरीके से हम किसी भी डिजीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको ऑड रेशो और को मेजर करने का हमारे पास फार्मूला है। सेंसिटिविटी अगर हमने मालूम करनी है तो हम A/A+C मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास सेंसिटिविटी मालूम हो जाती है। और अगर हम स्पेसिफिसिटी मालूम करते हैं कि स्पेसिफिसिटी कितनी है इसमें, तो उसके लिए हमारे पास D/B+D के फार्मूले को हम करते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये मालूम किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास एब्सोल्यूट रिस्क आ रहा होगा। एब्सोल्यूट रिस्क इज अ मेजर ऑफ द probability or likelihood of an event occurring in specific outcome। हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम कहाँ पे, किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम में जो हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम आएगा, वो हमारे पास बेसिकली एब्सोल्यूट रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फार्मूला के हवाले से देखें तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क। तो वो हमारे पास शो करता है, जैसे कि अब इस वक्त डेंगू का सीज़न आउटब्रेक हो रहा है। डेंगू बहुत कॉमन है आजकल, आप लोगों ने वायरल फ्लू बहुत कॉमन देखा होगा आजकल हर जगह पे। इवन दो हर हॉस्पिटल में निश्तर या उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, आप उनको वायरल फ्लू में देखेंगे। हर किसी को जो है फ्लू है, कफ हो रही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो काफ़ी प्रलॉन्ग हो जाते हैं। 1 to 2 डेज़ तक नहीं जाते, वो प्रलॉन्ग हो जाते हैं। मोर देन 7 to 10 डेज़ तक वो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट रिस्क में हमारे पास पॉपुलेशन कौन सी हो गई, जो ओवरऑल मुल्तान की हो गई। अब नंबर ऑफ़ न्यू केसेस कितने हमारे पास उस इवेंट में अकर हो रहे हैं, तो उससे हम एब्सोल्यूट रिस्क मालूम कर सकते हैं कि कितना रिस्क है इस वक्त इस चीज़ के आउटब्रेक का मुल्तान में। Where the number of new cases of an event refers to the total number of individuals who experience the event, तो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो होंगे वो एट रिस्क पर होते हैं हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है जी। रिलेटिव रिस्क क्या चीज़ है? रिलेटिव रिस्क बेसिकली वो चीज़ है जिसमें हम उसके रेशो और उसके रिस्क ऑफ द अक्रेंस ऑफ को, डिज़ीज़ की किसी भी डिज़ीज़ की अक्कर होने के रिस्क को और उसकी रेशो को आपस में कंसिडर करते हैं। तो देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि रिलेटिव रिस्क कितना हो सकता है। इसको भी हम जो हमारे पास टेबल है 2/2 का, अभी हमने जो पीछे स्मोकर और नॉन स्मोकर वाला बनाया था, उसमें आपको एंटर करेंगे तो आपके पास रिलेटिव रिस्क जो ट्रू पॉजिटिव वाले लोग होंगे, वो रिलेटिव रिस्क वो हमारे पास होंगे एब्सोल्यूट रिस्क में, और रिलेटिव रिस्क वाले वो लोग होंगे जिनमें हमारे पास चांसेस हो सकते हैं डिजीज़ अक्कर होने के। ठीक है जी, मेरे ख्याल में ये वीडियो क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ तो क्लियर आए। अच्छा जी जी, एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है जी? एट्रीब्यूटेबल रिस्क बेसिकली हमारे पास वो रेट होता है जिसमें हमारे पास डिज़ीज़ की आउटकम एक्सपोज हो किसी इंडिविजुअल के या एक्सपोयर किसी भी हमारे पास डिज़ीज़ का एट्रीब्यूटेड होने का एक्सपोयर हो, तो उसे हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। मसलन एक डिज़ीज़ हमारे पास आती है, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, बुक में आपके पास कुछ और एग्जांपल लिखी हुई है, मैं अपने हवाले से आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ में हमारे पास कोई किसी चीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाए और प्रेवलेंस हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस प्लस नंबर ऑफ़ ओल्ड केसेस बढ़ जाएंगे, तो मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूटेबल रिस्क होगा। उसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ डेथ होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, उसे हम एट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क
क्या होता है जी, द पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो होती है PAR जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं इज़ द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन दैट इज़ एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। किसी भी रिस्क फैक्टर के थ्रू हमारे पास किसी चीज़ का एक्सपोजर हो तो वो हमारे पास जो है वो हमें ज़्यादा जो है वहाँ पे पॉपुलेशन में एट्रीब्यूटेबल रिस्क बढ़ जाता है। Where is the incidence of a disease in the total population and the incidence of a disease among the unexposed group में, तो इस तरीके से हम PAR यानी कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क को मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली। पॉपुलेशन चेंज क्या चीज़ होती है? ये डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। बेसिकली ये मेजरमेंट्स होती हैं जिनको हमने मेजर करना होता है। ये आपके वाइवा में बहुत कॉमनली आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको इनका एडवांटेज होता है जब आप किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड आउटब्रेक को में काम कर रहे होते, किसी डिज़ीज़ आउटब्रेक में आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोविड था, या जैसे हमारे पास डेंगू आउटब्रेक आता है, या जैसे हमारे पास मलेरिया का सीज़न आज आने वाला है, या इस टाइप की कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जैसे चिकन पॉक्स या हमारे पास मीज़ल्स आ जाता है, तो ये उन चीज़ों को मालूम करने के लिए बेसिकली ये मेजरमेंट्स की जाती हैं। Population change refers to shift in the size and composition of population over time, which can significantly impact the pattern of disease distribution and prevalence of the health issues, often studied through the concept of the epidemiological transition, where a population move from infectious disease to chronic disease as living standard improve। पॉपुलेशन चेंज में बेसिकली अगर हम इसको आम ज़बान में कहें तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें तो हमारे पास जो रिस्क फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और रिस्क फैक्टर कम होने से हमारे पास डिज़ीज़ अक्कर होने की या डिज़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उसे हम पॉपुलेशन चेंज में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन पायरामिड। पॉपुलेशन पायरामिड के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। एपिडेमोलॉजिकली अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें तो हमारे पास एक पायरामिड की शेप बनती है, ये उसको हम पॉपुलेशन पायरामिड बोलेंगे। मसलन हम किसी भी एज ग्रुप में, किसी जेंडर में या किसी करैक्टर में हम कंसीडर करते हैं हेल्थ ट्रेंड को, तो हमारे पास एज ग्रुप और सेक्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से स्पेसिफिक रीजन और पॉपुलेशन जो होगी वो इंसाइट करेगी, और उसकी जगह पे हमें एक पायरामिड शो होगा। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि नंबर ऑफ़ पर्सन हमारे पास 80 ईयर्स ओल्ड कितने हैं, तो आपके पास प्लेटू जो होगा वो कम प्लेटू फेज बनेगा, प्लेटू टाइप बनेगा। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास एक पीक पे हम देखते हैं कि 5 ईयर के लोग कितने हैं, 6 ईयर के कितने हैं, 7, 10, 50, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो ऑटोमेटिकली उनकी एक चीज़ उनकी जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जा रही होती है। तो वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जोग्राफिकली पैरामिड की ग्राफिकली प्रेजेंटेशन में एक पैरामिड जैसा बनता जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है जी? डिपेंडेंसी रेशियो में हम बेसिकली किसी भी चीज़ के डिपेंडेंट हो तो उसको हम डिपेंडेंसी रेशियो में कंसीडर करते हैं। ये जितनी मेजरमेंट्स हैं, जितनी टर्म्स हैं, इनके मीनिंग्स या इनकी डेफिनेशन उनके नाम में छुपी हुई है। आप देखें, अभी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन पायरामिड, तो पायरामिड आ रहा है। पायरामिड कब बनेगा? पॉपुलेशन चेंज, तो हम उसमें लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क, उसमें हम उस रिस्क फैक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास उसमें नॉर्मली हमारे पास शो हो रही होती हैं। अच्छा जी, आगे हम स्लाइड पीछे कर दी थी मैंने, जो हम बात कर रहे थे वो दरमियान में रह गई। डिपेंडेंसी रेशियो में अगर हम कंसीडर करें तो उसमें हमें नज़र आता है कि हम इन पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कंसीडर्ड
dependent, typically those under 15-year-old or over 65. Number of people considered productive, usually age 15 to 64, essentially indicating how many dependent rely on the working age population to support them. A significant change in this ratio, either the increasing or decreasing, can have major implication for a society, economy and social services due to shift in the population structure. आई होप कि आपको लोगों को बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है जिसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं एक आम सी मिसाल दे देता हूँ कि वो इसमें भी कहता है कि हमारे पास 15 से 65 ईयर की एज में हम देखते हैं कि लोगों में हमारे पास कितने लोग कितनी एज तक हमारे पास अपने आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि 65 तक के दौरान अगर आप देखें तो 64 ईयर तक का हमारे पास एक एज ग्रुप है जो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होता और वो अपने आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। मस ये कि एक लिमिट लिखी हुई है, कोई लाजमी नहीं है कि 65 के बाद जो है पेशेंट जो है पर्सन जो है वो मज़ीद का एक्टिविटी अपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये एक एक हमने एक एग्जांपल ली है कि हम 65 तक का कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज नथिंग एल्स। खैर नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या चीज़ है? टू कैलकुलेट द डिपेंडेंसी रेशो, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिपेंडेंसी रेशो को। ऐड करेंगे पॉपुलेशन अंडर 15 ओवर 65, देन डिवाइड द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 15 and 64, usually expressed as the percentage। कैलकुलेशन को मोस्टली हम परसेंटेज में कंसीडर करते हैं, उसको मोस्टली हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी परसेंटेज में। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हाई डिपेंडेंसी रेशो, लो डिपेंडेंसी रेशो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिपेंडेंसी रेशो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माइग्रेशन पैटर्न्स। ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंडेंसी रेशो को हमारे पास बताते हैं। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी क्या होता है डिपेंडेंसी का? हाई डिपेंडेंसी रेशो ये इंडिकेट करता है लार्ज बर्डन ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है? पोटेंशियल लीडिंग टू इंक्रीज्ड टैक्स बर्डन्स, हमारे पास उसके हवाले से जितने लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा तादाद होगी उनकी, तो उनके ऊपर हम अगर उनमें हम इंक्रीज़ कर दें टैक्स बर्डन को, तो प्रेशर ऑन हेल्थ सिस्टम्स एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। लो डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? लो डिपेंडेंसी रेशो कैसे होगी जी मालूम? वो कहता है कि सजेस्ट करें अगर हम किसी स्मॉलर डिपेंडेंट पॉपुलेशन को जो पोटेंशियली अलाउ करे increased investment in future generations and high economic population, तो इसमें हायर इकोनॉमिक पॉपुलेशन पोटेंशियल होता जाएगा लो डिपेंडेंसी रेशो में। फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन से करते हैं हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो को? वो हमारे पास बेसिकली वो फैक्टर्स हैं सॉरी मैंने अभी बताया था ना मुल्तान में थोड़ा ये वो, तो आप उन लोगों को भी होगा, लेकिन आप लोगों का माइक मैंने म्यूट किया होगा ताकि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकूं, साथ साथ लेक्चर डिलीवर होते होते रिकॉर्डिंग भी हो जाए। अगर किसी को दोबारा वो लेक्चर रीड आउट करना हो तो वो अपना यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा होगा, वो उसको दोबारा से सुन सकता है। अच्छा जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम देखते हैं, सॉरी हमारे पास था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिपेंडेंसी रेशो, उसमें फर्टिलिटी रेट्स। फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या होता था? फर्टिलिटी रेट होता था कि कौन सा टाइम पीरियड था जब हम एक न्यू जनरेशन एक न्यू ऑर्गेनिज्म को या किसी एक न्यू इंडिविजुअल को, बेसिकली इंडिविजुअल कहेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हम पर्सन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की बात करेंगे हम। न्यू इंडिविजुअल हमारे पास ग्रो करेगा। हायर बर्थ रेट लीड्स टू लार्जर यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है।
हायर बर्थ रेट होगा तो उसमें हमारे पास क्या है, लार्जर हो जाएगा यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग पैदा होंगे तो ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे। इंक्रीजिंग दी डिपेंडेंसी रेशो, उसमें हमारे पास इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी रेशो होता जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखें तो उसमें हमारे पास इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्रीब्यूट करेगी लार्ज एल्डरली पॉपुलेशन को, जिससे हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो इंक्रीज होती जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी तो हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो की टाइम पीरियड भी बढ़ गया। माइग्रेशन पैटर्न क्या होता है जी, immigration of a young working age individual can lower the dependency ratio, उससे हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो लोअर होती जाएगी। अगर हम सेक्स रेशो में बात करें तो उसमें हम जेंडर की बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल में हमारे पास प्रोपोर्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं कि फीमेल ओवर टाइम विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स से हमारे पास ये चीज़ें हो सकती हैं। मैटरनल इसमें हम डिफरेंट रेट्स देखेंगे, लाइक बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट एंड माइग्रेशन पैटर्न्स आर वुमेन जनरली हमारे पास हैविंग लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लीडिंग टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ द फीमेल्स इन ओल्डर पॉपुलेशन। ठीक है, वैसे भी औरतों की मरने की रेशो भी कम होती है और ये इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है, बंदे मर जाते हैं, औरतें कम ही मरती हैं। अच्छा, तो नेचुरल सेक्स रेशियो पे अगर हम बात करते हैं एट बर्थ पे, तो हमारे पास मोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन नेचुरली हैव स्लाइटली हायर प्रोपोर्शन ऑफ मेल बर्थ्स देन फीमेल बर्थ्स, टिपिकली अराउंड 105 to 107 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ठीक है, impact of mortality as men generally have a higher mortality rate than women, जो मैं अभी कह रहा था। वैसे मैं औरतों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि औरतों के मरने की तादाद कम होती है और बंदे के मरने की तादाद ज़्यादा होती है। द रेशियो ट्रेंड्स टू बिकम मोर फीमेल बाइस्ड इन ओल्डर एज ग्रुप। सोशल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में देखें तो हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि सिग्निफिकेंटली हमारे पास जो सेक्स रेशो आती है वो समटाइम्स लीडिंग टू प्रैक्टिस लाइक सेक्स सोसाइटी, selective abortions resulting in the male biased population in certain regions. माइग्रेशन पैटर्न की बात करें तो माइग्रेशन पैटर्न में आप देखेंगे कि माइग्रेशन पैटर्न, इफ़ माइग्रेशन पैटर्न differs by gender, it can be influence the sex ratio within a population. For example, if more men migrate to new country for work, the sending country might have higher proportion of the female. तो वहाँ पे औरतों की तादाद बढ़ती जाएगी। बंदा काम करने चला गया तो पीछे औरतें बचेंगी तो औरतों की तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद है जी हमारे पास पैटर्नल फैक्टर्स। अगर हम वो चीज़ें जो हमारे पास सेक्स रेशियो पर फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उसमें हमारे पास पैटर्नल फैक्टर्स हैं। हेल्थ पैटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास जेनेटिक फैक्टर आता है, एनवायरमेंटल आता है, कंडीशंस आती हैं, प्रेगनेंसी आती है, इन्फ्लुएंस जो तुम्हारे पास सेक्स रेशियो को एट बर्थ पे होती है। हेल्थ केयर असेस कैसे करते हैं, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर कैन रिड्यूस कर देता है इन्फेंट मोर्टेलिटी को और इम्पैक्ट ऑफ द सेक्स रेशियो को। वॉर्स एंड conflicts, wars often result in the क्या होगा जी, ये हमारे पास आता है, लीड करता है फीमेल बाय सेक्स रेशो को। consequences of the skewed sex ratio, तो सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं। significantly skewed sex ratio can have sequences of marriages, markets, फैमिली स्ट्रक्चर और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। उसके अलावा डेमोग्राफिक चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन विद हायर पॉपुलेशन ऑफ फीमेल कैन पुट प्रेशर ऑन द सोशल सोसाइटी सिस्टम। चेंजेस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हमारे पास वो चीज़ें जो हमारे पास होती हैं उसमें हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज़, जेंडर गैप आ जाता है,
रिसेंट डिक्लाइन आ जाता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं और क्रोनिक डिजीज़ आ सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, उसमें हमारे पास हेल्थ केयर असेसेस हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ हैं। हेल्थ केयर असेसेस, जितनी दफ़ा हम किसी हेल्थ सर्विसेज को असेस करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसका हमारी उस पर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव होती जाएगी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग कैसेशन, तो ये हमारे पास लॉन्गेविटी होती है हमारे पास किसी भी चीज़ की इन्फ्लुएंस की, जो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें तो हमारे पास क्लीन सैनिटेशन हो, एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स कैन इम्पैक्ट हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी को करते हैं। एयर वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उससे हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होती है। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रमोटिंग healthy behavior and addressing social determinants of health can influence करते हैं life expectancy trends को। ठीक है जी, उसके बाद है जी चेंज इन एज, जेंडर या सेक्स। चेंज इन एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी, रेफर्स करती है शिफ्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विद इन डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जेंडर्स इन अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, माइग्रेशन पैटर्न। बर्थ रेट, आपको पता है कि जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो उसमें हमें लार्जर प्रोपोर्शन होगा हमारे पास यंग पीपल का। मोर्टेलिटी रेट, लो मोर्टेलिटी रेट अक्रॉस दी ऑल एज ग्रुप्स में होगी, तो इससे हमारे पास क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करेंगी। माइग्रेशन पैटर्न, अगर हमारे पास माइग्रेशन पैटर्न जो है, यंग एडल्ट जो होंगे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट ज़्यादा कर रहे होंगे, तो पीछे फीमेल सिर्फ रह जाएंगी, तो वहाँ पर हमारे पास औरतों की बढ़ने जो तादाद है वो ओल्डर पॉपुलेशन की ज़्यादा हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, अगर हम इम्पैक्ट देखें सोसाइटी पे, तो उसमें हमारे पास इकोनॉमिक इफ़ेक्ट आते हैं, सोशल इम्पैक्ट्स आते हैं। कॉमन ट्रेंड्स कौन से हैं, फीमेल मेजॉरिटी इन ओल्डर एज ग्रुप, पॉपुलेशन एजिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़, या फिर हमारे पास पॉपुलेशन पिरामिड्स है। उसके अलावा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। उसमें हमारे पास क्या है, वो कहता है कि अगर हम सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो एज स्ट्रक्चर जो है हमारे पास किसी भी जगह पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग, ये हमारे पास सोशली तौर पे एज स्ट्रक्चर चेंज कर रहा होता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें हमारे पास स्मॉलर वर्क फोर्स होती है किसी भी जगह पे, किसी भी एक पॉपुलेशन में, लार्जर रिटायर्ड पर्सनस में। फीमेल मेजॉरिटी इन ओल्डर एज ग्रुप में आप देखें, उसकी रीज़न उसको कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी हायर होती है, इस वजह से फीमेल मेजॉरिटी होगी। पॉपुलेशन एजिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो उनमें मैनी डेवलप्ड नेशंस आर एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एल्डरली पॉपुलेशन ड्यू टू डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। वो अपना बर्थ रेट कंट्रोल करते हैं, जिससे उनके पास जो लोग हैं उनमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद है जी पॉपुलेशन पिरामिड हमने बात की थी किसी भी एक नेशन की, जिसमें हमारे पास किसी एज ग्रुप में देखें तो उसमें हमारे पास जो किसी एक जेंडर को हम मालूम करें तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी होगी ज़्यादा, उसके हवाले से वो हमारे पास पिरामिड बनता जाएगा। डेमोग्राफिक इंडिकेटर की बात करें तो इसमें हमारे पास क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशो, बर्थ टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स को, ये चीज़ें हमारे पास डेमोग्राफिक रेट्स में, इंडिकेटर्स में ये चीज़ें शो करती हैं। ये था जी हमारा मेजरमेंट वाला लेक्चर। यहाँ पे हम लेक्चर को कंपाइल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है इस पे टाइम, जो रिकॉर्डिंग का टाइम आ रहा होता है वो इतना ही शॉर्ट है, तो इसलिए हम लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे से कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आप क्वेश्चन करना चाहें, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को उसका आंसर कर सकूँ। ठीक है।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? देन अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।